शालिनी के ससुराल में उसके सास ससुर रघुनाथ और पुष्पा, पति दीपक, जेठानी प्रीति और जेठ अभिनव रहा करते थे। शालिनी का ससुराल काफी पुराने जमाने का था। उसकी जेठानी को उस घर में शादी करके आए हुए काफी वक्त हो गया था और वो उस परिवार के रहन सहन से अच्छी तरह वाकिफ थी। प्रीति हर वक्त अपने मुंह पर घूंघट डालकर रखा करती थी, लेकिन शालिनी को इससे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन शालिनी रसोई में खाना बना रही थी और उसने अपने सर से घूंघट हटा दिया। उसी वक्त शालिनी के ससुर जी रसोई में आए और उसे इस तरह खाना बनाते देख लिया। ये क्या बेशर्मी है? क्या हुआ पापा जी? अरे पुष्पा, जरा यहाँ आओ तो। भगवान का पूजा पाठ भी चैन से नहीं करने देते। अरे क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रहे हो? अरे तुम्हें खबर भी है क्या घर में क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? सास होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है पुष्पा कि तुम अपनी बहुओं को रहन सहन का तरीका सिखाओ। अरे आप बताओगे भी, हुआ क्या? तुम्हारी बहू यहाँ मुंह खोले रसोई में खाना बना रही है। लेकिन इसमें गलत क्या है? सही सही बताओ बहू, तुम्हारे पापा जी जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ रसोई में कोई नहीं था और मुझे गर्मी लग रही थी, पसीने से भर गई मैं, इसलिए घूंघट हटा दिया। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? अरे आफत की क्या बात है, ये हमारे घर का तरीका है, बहुओं को घूंघट डाल कर रखना पड़ता है। तभी वहां पर बड़ी बहू प्रीति भी आ जाती है। उसने अपने मुंह पर लंबा घूंघट डाला हुआ था। ये देखो, प्रीति भी तो घूंघट लगा कर रखती है, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन प्रीति भाभी से पूछो तो, उन्हें कितनी परेशानी होती होगी ये इतना लंबा घूंघट अपने सर पर रखकर। क्या प्रीति बहू, तुम्हें घूंघट करने में कोई परेशानी होती है? अपनी सास की बात सुनकर प्रीति डर जाती है और अपनी गर्दन ना में हिला देती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे अपने सिर पर घूंघट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि मुझे तो ऐसा करना अच्छा लगता है। शालिनी किसी को भी अपनी बात समझा नहीं पाती और उसे हर दिन रसोई में खाना बनाते वक्त भी अपने सर पर घूंघट रखना होता है। इस बात से शालिनी अब बुरी तरह से परेशान हो जाती है और एक दिन अपने कमरे में जाकर अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखो दीपक, तुम्हें अपने मम्मी पापा से कहना ही होगा, इस तरह हर वक्त सिर पर घूंघट रखकर कोई भी इंसान चैन से कैसे रह सकता है? लेकिन इसमें बुराई भी क्या है शालिनी? अरे रसोई में खाना बनाते वक्त घूंघट रखने से पूरी तरह पसीने से भीग जाती हूँ, सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता, गर्मी की वजह से हालत खराब हो जाती है। लेकिन बड़ी भाभी भी तो वर्षों से इस परंपरा का पालन करती आई है ना, वो भी तो सर पर घूंघट रखती है, फिर तुम्हें क्यों परेशानी है? लगता है आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के वक्त शालिनी के ससुराल में चोर घुस आते हैं और वो चोर पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर देते हैं। खबरदार, जो किसी ने भी हिलने की कोशिश की, और घर का सारा सोना जेवरात कहाँ रखा है चुपचाप बता दो। हमारे घर में कुछ नहीं है, देखो हमें छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है बूढ़े, तेरी जबान बहुत चल रही है ना। रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। रुक जाओ, मेरे पापा जी को कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे चुप कर, तेरी बोलती तो मैं बंद करता हूँ। खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ किया तो तेरा खून पी जाऊंगी मैं। ए बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। और ये तेरे घर की इन दोनों औरतों ने अपने मुंह को क्यों ढकाया है? ये हमारे घर की बहू है और इसी तरह घूंघट डाल कर रखती है। लगता है इन लोगों की अकल इस तरह ठिकाने नहीं आएगी। बहुत जुबान चल रही है ना, 1 मिनट। और इतना कहकर वो दोनों चोर शालिनी के सास ससुर जेठ और दीपक चारों के मुंह पर टेप चिपका देते हैं और उनके मुंह के ऊपर कपड़ा बंधे थे। इसकी वजह से उन सबको घबराहट होने लगती है, लेकिन शालिनी उन चोरों से निपटने का कोई तरीका सोच रही थी। देखिए भाई साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए ना आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे गहने दे दूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो शालिनी? हाँ भाभी, हमें अपने घर वालों की जान बचाने के लिए ये तो करना ही होगा ना। लगता है तुम बहुत समझदार हो। चलो अब जल्दी चलो मेरे साथ और घर का सारा सोना और पैसे मुझे दे दो।
शालिनी प्रीति की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करती है और प्रीति समझ जाती है उसे क्या करना है। शालिनी चोरों को लेकर उस कमरे में जाती है जहां पर उनकी तिजोरी रखी हुई थी। ये रही पापा जी की तिजोरी। इसमें घर के सारे गहने और रुपए पैसे हैं, लेकिन मुझे इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। तू ठीक है, जल्दी से चाबी ढूंढ कर लाओ और देखो कोई होशियारी मत करना। मुझे लगता है घर की जो बड़ी बहू है ना प्रीति भाभी, उन्हें चाबी के बारे में पता होगा। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको चाबी ला कर देती हूँ। और इतना कहकर शालिनी उस कमरे से बाहर निकल जाती है और झटके के साथ उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा देती है। दोनों चोर अंदर से चिल्लाने लगते हैं। शाबाश शालिनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भाभी, इन चोरों को ज़्यादा देर रोक कर रखना पॉसिबल नहीं है। आपने पुलिस को फ़ोन तो कर दिया है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई थी। पुलिस 2 मिनट में आती होगी। लेकिन तब तक हमें मम्मी जी, पापा जी, दीपक और जेठ जी के सर से वो कपड़ा हटाना होगा। उन लोगों का दम घुट रहा होगा। वो दोनों भागकर अपने ससुराल वालों के पास जाती है और उनके मुंह से कपड़ा और टेप हटा देती है। हे भगवान, 5 मिनट में ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी। मेरी तो घबराहट के मारे सांस ही अटक गई थी। अगर 2 मिनट और ये कपड़ा मेरे सर से नहीं हटता ना, तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। पसीने के मारे मेरी तो हालत खराब हो गई थी। उन लोगों ने कपड़े से हमारा मुंह इस तरह ढक दिया था कि अंदर ही अंदर इतना पसीना आ रहा था, लग रहा था जैसे दम घुट के मर जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, इतनी गर्मी में इस तरह कपड़ा सर पर डालकर रखना और मुंह बंद करके रहना कितना मुश्किल है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जैसा आप लोगों ने कहा मैंने हमेशा वैसा ही किया, लेकिन 5 मिनट में आप लोगों के सर पे कपड़ा बांधने से इतनी बुरी हालत हो गई। ज़रा सोचिए, मैं और शालिनी तो हमेशा इसी तरह से रहते हैं। प्रीति भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मम्मी जी, हम लोगों को जब रसोई में सर पे लंबा घूंघट रखकर खाना बनाना पड़ता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। वैसे हमारी बहू की बात बिल्कुल सही है। आज मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हर वक्त सर पर घूंघट डालकर रहना उनके लिए आसान काम नहीं है। आप ठीक कहते हैं पापा जी, इतनी गर्मी में ऐसे मुंह ढककर घूमना किसी भी इंसान के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। मुझे माफ़ कर दो शालिनी, मैंने भी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। तब तक पुलिस आ जाती है, दोनों चोरों को पकड़ कर ले जाती है और शालिनी के ससुराल वालों की हर वक्त अपनी बहुओं के मुंह पर घूंघट डालकर रखवाने की प्रथा भी खत्म हो जाती है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। नैना एक पढ़ी लिखी लड़की है और हमेशा औरतों के हक के लिए आगे रहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जाएगी जहां उसे अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्या उसका संघर्ष दबा दिया जाएगा या फिर उसकी लड़ाई औरतों की आज़ादी के लिए एक नया रंग लाएगी? आइए जानते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। नैना गुनगुनाते हुए अपने घर की छत पर टहल रही थी कि तभी उसकी सास राखी और जेठानी सुधा उसके पास आकर बोली, अरे बहू, तुझे सजना के लिए सजना है तो अपने कमरे में जाकर सज ले। यहाँ मोहल्ले वालों के सामने क्यों तमाशा बना रही है हमारा? क्या हुआ माँ जी? नैना, तुम इस तरह से बिना घूंघट के छत पर टहलोगी तो लोग क्या कहेंगे? देखो, जितना लंबा घूंघट मैंने किया है ना, उतना लंबा घूंघट तुम भी कर लो। और यूँ वक्त बेवक्त छत पर मत आया करो। देखो, आस पड़ोस की छत पर कितने सारे आदमी हैं। लेकिन भाभी, मेरा अभी छत पर टहलने का मन है, तो मैं क्यों सबके जाने का इंतजार करूं? छोटी बहू, तू बहस मत किया कर। पहले तो बड़ी बहू की तरह घूंघट कर और दूसरा, चल हमारे साथ नीचे। लेकिन माँ जी सुनो तो। राखी और सुधा नैना को नीचे ले आती है और राखी अपनी बहू को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहती है, देख बहू, आज के बाद मैं तुझे बिना घूंघट के ना देख लूं, नहीं तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, इसलिए तेरी जिठानी जैसे रहती है वैसे ही तुझे भी रहना होगा। राखी के जाने के बाद नैना सुधा से कहती है, भाभी ये सब क्या है? हमारे यहाँ तो मायका हो या ससुराल, कोई भी घूंघट नहीं करता। नैना, मेरे मायके में भी कोई घूंघट नहीं करता, लेकिन जब से मैं इस घर में शादी होकर आई हूँ,
तब से मुझे घूंघट करना पड़ रहा है। सासू माँ ने मुझे पहले दिन ही बोल दिया था कि घूंघट तो करना ही पड़ेगा। भाभी आपको अजीब नहीं लगता? मतलब पहले कभी घूंघट नहीं किया, लेकिन अब आपको हमेशा ऐसे रहना पड़ता है। घुटन नहीं होती आपको? पहले शुरू शुरू में तो बहुत बुरा लगता था, घुटन भी होती थी, लेकिन अब ना आदत पड़ गई है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता भी है, पर माँ के आगे बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तो आप जीत जी से बात करो ना, क्या पता वो आपकी परेशानी को समझे। तुम्हें क्या लगता है नैना, मैंने कभी बात नहीं की क्या? मैंने उनसे अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया, लेकिन वो है तो एक आदमी ना, किसी औरत की परेशानी को कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ बोल दिया, जैसे चल रहा है इस घर में वैसे ही चलने दो। तो आपने सब कुछ छोड़ दिया हालात के भरोसे? कभी कोई कोशिश नहीं की? जब पति ने ही साथ नहीं दिया तो बताओ किससे बोलती मैं। तुम बात करके देखो देवर जी से। मेरे पति ने तो मेरी बात सुनी नहीं, क्या पता तुम्हारा पति तुम्हारी बात सुन ले। सुधा की बात सुनकर नैना अपने पति मनीष के पास जाकर उससे कहती है, मनीष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो ना। आपके घर की औरतें घूंघट क्यों करती हैं? घूंघट क्यों करती हैं? पता नहीं, शुरू से ऐसा ही होता आया है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं घूंघट नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती? भाभी तो आराम से कर लेती है, तो तुम्हें क्या परेशानी है? भाभी कर लेती है, उन्हें आदत हो गई है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अब माँ से बात करो ना। मैं माँ से बात करूं? बिल्कुल नहीं। देखो, थोड़े दिन तुम भी करके देखो घूंघट, भाभी की तरह तुम्हें भी आदत हो जाएगी। देखो, अगर तुम घूंघट नहीं करोगी तो सभी लोग तुम्हें ही भला बुरा कहेंगे, बोलेंगे इनके घर की बड़ी बहू तो संस्कारों वाली है, घूंघट करती है। लेकिन छोटी बहू को छोटे बड़े का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। मनीष अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से नहीं लेता। अगले दिन से नैना भी घूंघट करने लगती है, लेकिन उसे घूंघट के साथ घर के काम करने में बहुत परेशानी होती है। नैना एक दिन घर का पोछा लगा रही होती है कि तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, अरे छोटी बहू, ये कैसा पोछा लगा रही है? कहीं कहीं जमीन सूखी है, कहीं गीली है। माँ जी, घूंघट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घूंघट करके पोछा लगा रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अरे बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही है मेरे ऊपर। अपनी जिठानी को देख कैसे घूंघट करके घर के काम करती है। थोड़ी देर बाद राखी का बड़ा बेटा गौतम घर आता है। राखी नैना से कहती है, नैना, तेरे जेठ जी बाहर से थक कर घर आए हैं, उनके लिए पानी लेकर आ। नैना पानी लेकर आती है तो पानी जेठ को देने के बजाय 2 कदम आगे बढ़ जाती है। तभी राखी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे बहू, कहाँ जा रही है? रुक तो, पानी देने कहाँ जा रही? गौतम तो यहाँ खड़ा है। सॉरी माँ, घूंघट के चक्कर में ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जीठ जी कहाँ खड़े हैं? घूंघट के चक्कर में दिन में कई बार तो नैना का दीवार में सर फूट जाता। नैना ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं पागल हो जाऊंगी। भाभी के चक्कर में मुझे भी घूंघट करना पड़ता है। मुझे भाभी को समझाना होगा कि वो घूंघट ना किया करे। अगले दिन नैना सुधा के पास गई और उसे समझाने लगी, भाभी, आपसे किसने कहा था घूंघट करने के लिए? अरे बताया तो था, माँ जी ने कहा था। आपने माँ से पूछा क्यों नहीं कि घूंघट करने के लिए क्यों बोल रही हो? अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, अब इस बात पर जान लोगी क्या? जान तो मेरी जा रही है। भाभी, मैंने बहुत कोशिश की घूंघट करके काम करने की, लेकिन मुझे आदत नहीं पड़ रही है। और मैं ये भी अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि जब तक आपका घूंघट नहीं उतरेगा तब तक मेरा घूंघट भी नहीं उतरेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है भाभी, बस आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार माँ जी और जेठ जी से बात करके देखिए, क्या पता वो मान जाए। मैंने कई बार बोला है उनसे, वो नहीं मानेंगे। तो इस बार हम दोनों मिलकर सबसे बात करते हैं। नैना के बहुत समझाने पर सुधा बात करने को तैयार हो गई। दोनों हिम्मत करके अपनी सास और पति के पास गई। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। माँ जी, हम दोनों से घूंघट में काम नहीं होता। बहू, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? माँ, इसका दिमाग तो ठिकाने पर है, लेकिन लगता है आपकी छोटी बहू का दिमाग ठिकाने पर नहीं।
यही सिखा पढ़ा कर लाइए सुधा को, वरना सुधा एकदम गाय जैसी है, इससे जैसा कहो वो वैसा ही करती है। नैना, क्या भैया सही बोल रहे हैं? तुमने ही भाभी को बोला है ये सब कहने के लिए? हाँ, मैंने ही बोला है, लेकिन क्या गलत बोला है? भाभी भी परेशान रहती है घूंघट की वजह से, लेकिन आप लोगों की जिद की वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता है। छोटी बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है अपने पति, जेठ और सास के सामने बोलते हुए? हमारे घर की बहू बेटी इस तरह से बात नहीं करती, समझी? माँ जी, मुझे भी शौक नहीं है किसी के सामने बोलने का, पर भाभी और मैं और घूंघट नहीं कर सकते। घूंघट तो तुम दोनों को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी गांव में बहुत बदनामी होगी। मनीष, अपनी पत्नी को अच्छी तरह से समझा दे, क्योंकि अगर मैंने समझाया तो बहुत भारी पड़ेगा इसे। नैना, तुम आओ मेरे साथ। मनीष, मेरी बात तो सुनो। सुन लिया जो सुनना था, चलो कमरे में। मनीष नैना का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और उसे बहुत डांट लगाता है। नैना गुस्से से कहती है, मनीष, तुम अपने घर वालों को तो कुछ नहीं बोल पाते, जबकि तुम्हें पता है कि वो गलत है और तुम मुझे डांट रहे हो। शुक्र करो डांट रहा हूं। अगर अगली बार तुमने ऐसी हरकत की तो हाथ भी उठा सकता हूँ। इस कांड के बाद नैना ये अच्छी तरह समझ गई कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह नैना ने सुधा को देखा तो हैरानी से बोली, भाभी, आपके चेहरे पर चोट के निशान कैसे? कल माँ जी और तुम्हारे जेठ जी के सामने बोला था ना कि घूंघट नहीं करूँगी, तो उसी का ही नाम मिला है। जेठ जी ने आप पर हाथ उठाया और आपने कुछ नहीं कहा? तो क्या करती मैं, पलट कर मारती क्या? देख नैना, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन आज के बाद घूंघट वाली बात मुझसे मत करियो। और मेरी सलाह मान, तू भी घूंघट में रहने की आदत डाल ले। सुधा की बात सुनकर नैना और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी सहेली मीशा को अपने घर आने के लिए कहती है। मीशा बहुत मॉडर्न लड़की होती है। उसे देखकर सारे घर वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। नैना, कैसी है मेरी प्यारी दोस्त? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? और शादी वादी की या नहीं? हाँ, कल ही शादी। लेकिन तूने ये क्या हाल बनाया हुआ है? इतना लंबा सा घूंघट, ये सब क्या है? नैना ने सारी बात मीशा को बताई। मीशा ने सुधा और नैना से कहा, देख नैना, ये तो तरीके हैं औरतों को दबाने के। सुधा जी, मेरा पति तो कभी मुझसे नहीं कहता कि मुझे क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जो मेरे मन में आता है वही पहनती हूँ। मीशा, मैं घूंघट नहीं करना चाहती, पर समझ में नहीं आता कि अपने ससुराल वालों को कैसे मनाऊं। मीशा जी, कुछ दिन पहले मैंने अपनी सास और पति से कहा कि मैं घूंघट नहीं करूँगी, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। सुधा जी, किस सदी में रह रही हो आप? आज के ज़माने में भी अपने पति की मार खा रही हो, वो भी एक गलत बात के लिए। सुधा जी, आपको नहीं पता, आजकल लड़कियां हर चीज में आगे हैं। आप जितना डरेंगी वो उतना ही आपको परेशान करेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? सुधा जी, पहले तो आप मना करना सीखो, अपनी आवाज उठाना सीखो। जब आप घूंघट खोलेंगी तो धीरे धीरे सबका घूंघट खुद ब खुद खुल जाएगा। सुधा ने मीशा की बातें सुनी और देखा कि मीशा अपनी मर्जी से रहती है, कुछ भी पहन सकती है, खा सकती है। तो उसने भी फैसला किया कि अब वो भी अपना घूंघट उतार देगी। फिर क्या था, घर की दोनों बहुएं मीशा को घर के बाहर तक छोड़ने गई, वो भी बिना घूंघट के। जब वो अंदर आई तो उनके पति और सास उनसे कहने लगे, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बिना घूंघट के घर से बाहर कदम रखने की? नैना, उस दिन मैंने तुम्हें कितना समझाया था, आज तुम्हारी खैर नहीं। सुधा, तुम चलो मेरे साथ कमरे में। गौतम ने जैसे ही सुधा का हाथ पकड़ा, वैसे ही सुधा ने कड़क आवाज में कहा, गौतम जी, आज मुझ पर हाथ मत उठाना। आज से घूंघट करना भी बंद और मार खाना भी बंद। आज के बाद आप ये गलती फिर कभी मत करना, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सुधा की बात सुनकर गौतम वहां से चला गया। नैना अपनी जिठानी का ये रूप देखकर बहुत खुश है और अब उसे घूंघट नाम के जंजाल से छुटकारा मिल गया।